नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और अब बात एक ऐसे सत्याग्रह की जहां सैकड़ों प्रदर्शनकारियों का आधे से ज्यादा शरीर पानी के अंदर है और सर और थोड़ा सा हिस्सा बाहर। सुनकर आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आखिर यह कैसा आंदोलन है, लेकिन मध्य प्रदेश की 2 जगहों पर हो रहा है बिल्कुल ऐसा ही एक सत्याग्रह, जहां की तस्वीर हिंदुस्तान के लोगों को हैरान कर रही है। हैरानी इस बात को लेकर कि उस इलाके में भयंकर बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आंदोलनकारी डटे हुए हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा जल सत्याग्रह का मामला। एक अजीबोगरीब आंदोलन, न कभी देखा न कभी सुना। एक नहीं 2 जगह है आंदोलन। आधा शरीर पानी में, आधा शरीर पानी के बाहर। महिलाएं भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी। अथाह पानी के बीच जल सत्याग्रह। मध्य प्रदेश से आ रही इन तस्वीरों को देखकर पूरा देश सन्न हो चुका है। दिन हो या रात, 24 घंटे कई लोग, जिनमें जवान हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, लगातार पानी में डूब कर रहे हैं एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसा सत्याग्रह जिसे देखकर हर कोई हैरान है। देखिए कैसे पानी के भीतर दर्जनों लोग जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं सरकार को, सावधान कर रहे हैं अधिकारियों को, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल दहलाने वाले आंदोलन की तस्वीर एक नहीं बल्कि 2 जगहों की है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की और मध्य प्रदेश के हरदा जिले की। आपको एक और हैरान करने वाली जानकारी भी दे दें कि खंडवा में जल प्रलय के बीच ये आंदोलन पिछले 15 दिनों से चल रहा है, जबकि हरदा में जल सत्याग्रह को 11 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का अवमानना सरकार कर रही है और कंपनी कर रही है, इसलिए लोग कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे। हमें जब तक हमारा जमीन के बदले जमीन और पूरा अधिकार नहीं मिलता है, हम यहीं बैठे रहेंगे। सरकार हमारा अधिकार नहीं दे रही है, हमारे अधिकार के लिए हमको परेशान कर रही है, बार बार धमकियां दे रही है और पेपर में भी दे रहे हैं और पानी भरेंगे और पानी भरेंगे और हमारा अधिकार नहीं दे रही है। तो फिर पानी क्यों नहीं भरती सरकार? डरा रही है तो हम तो बैठे हैं संकल्प लेके। हमें जमीन के बदले जमीन का जो आर्डर दिया है वो हमें जमीन दी जाए और जो बाकी लोग जिनको पुनर्वास नहीं दिया है उनको पुनर्वास दिया जाए। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश और खासकर खंडवा और हरदा में जमकर बारिश हो रही है। यहाँ बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और कई बांधों का पानी डैम के ऊपर से बह रहा है। इस स्थिति में भी लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर कब तक जल प्रलय के बीच सत्याग्रह चलता रहेगा? कब मिलेगी इन्हें इनकी परेशानियों से निजात? हरदा से लोमेश गौर और जय नागड़ा के साथ मनीष अवस्थी, खंडवा, आज तक। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के 29 गांव जल भराव की समस्या से इस वक्त जूझ रहे हैं और खंडवा के किसान 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से सैलाब में ये सत्याग्रह कर रहे हैं। इन किसानों ने अब ये ठान लिया है कि जब तक सरकार इनकी मांगों पर गौर नहीं फरमाती, उन पर अमल नहीं करती, तब तक इनका आंदोलन बिल्कुल इसी तरह से पानी में जारी रहेगा। किसी के पैर की चमड़ी गल रही है तो किसी की तबीयत खराब हो चुकी है। कोई 15 दिनों से पानी के भीतर है तो कोई 11 दिनों से। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोहल गांव में पिछले 15 दिनों से जारी है लोगों का जल सत्याग्रह। अपनी मांगों को लेकर ये ऐसे ही पानी में खड़े और बैठे हैं। अथाह पानी का स्तर बढ़कर किसानों के गले तक पहुंच चुका है। अब तो उनके पैरों में छाले भी पड़ने लगे हैं, किसानों की चमड़ियां गलने लगी हैं।
हम आपको बताते हैं कि सबसे अजीबोगरीब आंदोलन की वजह क्या है। दरअसल खंडवा में ओंकारेश्वर बांध के निर्माण के बाद इलाके में जल जमाव की वजह से सैकड़ों एकड़ जमीन पानी के आगोश में समा गई। ओंकारेश्वर डैम में पानी का स्तर बढ़ाने पर किसानों के कई गांव जलमग्न हो गए। इसके बाद से ही कई किसान बेघर हो गए। किसानों का आरोप है कि किसानों ने सरकार से मांग की उन्हें ज्यादा मुआवजा दिया जाए ताकि वो दूसरी जगह जमीन खरीद सके। किसानों ने तय कर लिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती वो जल सत्याग्रह नहीं तोड़ेंगे। देश का कानून का उल्लंघन सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का अवमानना सरकार कर रही है और कंपनी कर रही है। इसलिए लोग कह रहे हैं हम नहीं हटेंगे, हमें जब तक हमारा जमीन के बदले जमीन और पूरा अधिकार नहीं मिलता है हम यहीं बैठे रहेंगे। इस बीच जल सत्याग्रह कर रहे किसानों को नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का साथ मिला। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने भी शिवराज सिंह सरकार पर निशाना साधा। अभी तक सरकार की नींद नहीं खुली है। आज जब यहाँ पर करीब 250 गांव के 11 जिलों के लोगों ने भी उनके साथ लड़ाई में जुड़ने की हुंकार की है। आने वाले दिनों में यह आक्रोश फैलेगा और अगर सरकार ने तत्काल कार्रवाई नहीं की तो उसका गंभीर खामियाजा भुगतना है। खंडवा में बने ओंकारेश्वर डैम को 189 मीटर से बढ़ाकर 193 मीटर तक भरने का फैसला लिया गया। इस वजह से आसपास के कई गांवों में पानी भर गया और कई किसानों के खेत डूब गए। अब तो राज्य मानवाधिकार आयोग ने राज्य शासन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि बांध का जल स्तर इतना रखा जाए कि लोगों के जीवन को खतरा न हो। इसके बावजूद किसी भी शख्स की जान जाती है तो इसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार होगा। सबसे गंभीर बात यह है कि किसानों की मांग पर सरकार कब ध्यान देती है? क्या मुख्यमंत्री साहब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि किसानों की चमड़ियां कब गलती है और उनके पैरों में छाले कब पड़ते हैं? राजनीति से कहां फुर्सत, ये अपने गम से कब खाली। अरे हो चुका मिलना, न नेताजी खाली न ये खाली। 15 दिन बाद नेताजी को सुध आई तो यहाँ आए, इनसे मिले और चले गए इस आश्वासन के साथ कि इस पर फैसला तो मुख्यमंत्री लेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि 15 दिन से पानी में डूबे लोगों का हाल क्या होगा। कैमरामैन दिलीप साहू और जय नागड़ा के साथ मनीष अवस्थी, गूगल गांव, खंडवा, आज तक। किसान सर तक पानी में डूबे हुए हैं, उनकी चमड़ी गल रही है। मध्य प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खानापूर्ति कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह इसका विरोध कर चुके हैं पहले ही, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। सिर्फ 2 मंत्रियों को वहां के हालात का जायजा लेने के लिए सरकार ने भेज दिया। कैलाश विजयवर्गीय जाते हैं, लेकिन इन किसानों की सुध लेने वाला फिलहाल कोई नहीं है। कोई गंभीर कदम सरकार की तरफ से उठाने की कोई कोशिश होती हुई दिखाई नहीं दे रही। भारी बारिश और बाढ़ से मध्य प्रदेश का बुरा हाल है। खासकर खंडवा और हरदा जिले में स्थिति बेकाबू होती जा रही है। खतरा कई इलाकों की ओर बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस खतरे के बीच ही आंदोलन कर रहे हैं हरदा जिले के वो तमाम लोग जो पहले से ही जल प्रलय की स्थिति से जूझ रहे हैं। उनकी माने तो उनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। क्या किया? हरदा जिले में इंदिरा सागर बांध में पानी भरने से कई लोगों के खेत और जमीन पानी में डूब चुके हैं। हम आपको बता दें कि प्रभावित गांवों का आंकड़ा 5 या 10 गांवों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि 29 गांव इसकी जद में आ चुके हैं। जमीन के बदले जमीन की मांग के लिए लोग पिछले 11 दिनों से पानी में खड़े होकर आंदोलन कर रहे हैं। पानी के फैलाव से कई लोगों के खेत जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ के किसान जमीन के बदले मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन की वजह से लोगों की हालत खराब होती जा रही है। हमारी मांगे ये है कि हमारे ये जमीन के बदले जमीन दी जाए। जो हमारे साथी थे वो आज भोपाल गए हुए हैं और ये पानी डैम का जो किया है वो 60 मीटर ही पानी वापस कर दें या फिर डैम खोला जाए। जब तक ये डैम का पानी अगर इतना रहा तो हम यहीं पे ही रहेंगे और जो हमारी मांगे हैं वो पूरी करेंगे जब भी हम यहाँ से हटेंगे। हरदा के इंदिरा सागर डैम में 260 मीटर की जगह 262 मीटर पानी भर दिया गया है। डैम में पानी का स्तर बढ़ाने से किनारे बसे कई गांव डूब गए।
किसानों ने सरकार से मांग की कि उन्हें ज्यादा मुआवजा दिया जाए ताकि वो दूसरी जगह जमीन खरीद सके, लेकिन सरकार आंखें मूंद कर और कानों में तेल डालकर सोई रही। अब जल आंदोलन कर रहे लोगों ने ठान लिया है कि जब तक जान है तब तक जल आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हमारा भोपाल का निर्णय सही नहीं हो कहा है, जब तक हम जल में से नहीं निकलेंगे। और पहली मांग ये है हमारी कि हमारी जमीन के बदले जमीन दिए जाए, पुनर्वास के बदले पुनर्वास दिए जाए। मकान में पानी भरा है, इसलिए हम बहुत परेशान में हैं। हरदा के लोग और किसान मुआवजे के साथ साथ डैम के जलस्तर को घटाने की मांग भी कर रहे हैं। प्रभावितों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 2011 को दिए आदेश में कहा था कि बांध के प्रभावितों को पुनर्वास नीति के अनुसार जमीन के बदले जमीन देना सरकार का दायित्व है, लेकिन अभी तक प्रभावितों को जमीन के बदले में जमीन नहीं मिल पाई है। किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा कि सरकार इस आंदोलन पर क्या कदम उठाती है। आखिर कब आंदोलनकारियों को मिलेगी राहत। लोमेश गौड़, हरदा, आज तक। किसान अपने आंदोलन को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार ने 48 घंटों का वक्त मांगा था, मध्य प्रदेश सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान ने, लेकिन किसानों ने उससे उस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। महिलाएं, बूढ़े, बच्चे, खंडवा और हरदा में यही हाल है और ये अपना जल सत्याग्रह खत्म करने को तैयार नहीं है। कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, चमड़ी गलने लगी है, लेकिन 15 दिन भी इन लोगों को डिगा नहीं पाए हैं। 15 दिन भी इनके हौसलों को खत्म नहीं कर पाए हैं और ये किसान अभी तक इसी तरह से अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं। इनकी मांग सिर्फ ये है। खंडवा और हरदा के किसान पिछले 15 दिनों से सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई है। न जाने कब थमेगी जल आंदोलन में बैठे इन लोगों की तकलीफ, न जाने कब खत्म होगी इन किसानों की परेशानी, न जाने कब सरकार इन आंदोलनकारियों पर रहम खाएगी और इनका वाजिब हक देगी। लेकिन इन किसानों की आखिर कौन सुनेगा। गलने लगे हैं किसानों के पैर। आखिर क्या गुनाह है इन किसानों का। क्यों दिन रात पानी में खड़े हैं सैकड़ों लोग। क्या सो रही है मध्य प्रदेश सरकार। क्यों बेपरवाह है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए कैसे बूढ़ी महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे अपने हक के लिए पिछले 15 दिनों से जान जोखिम में डालकर सत्याग्रह कर रहे हैं। अब जाकर शिवराज सिंह चौहान की नींद टूटी है। राज्य के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खंडवा का दौरा किया और आश्वासन दिया कि सरकार जल्द ही इस पर कोई ठोस फैसला करेगी। दुनिया की कोई सी भी बड़ी समस्या हो, उसकी समस्या का निराकरण तो टेबल पे ही होगा, पानी में बैठ के तो होगा नहीं। इसलिए हमने कहा है कि आप आंदोलन समाप्त करिए, स्थगित कर दीजिए, बैठ के बात करिए। हम लोग, हमसे ज्यादा इन किसानों का और गरीबों का दर्द कौन समझेगा, क्योंकि हमने इनके बीच में राजनीति किया। जिनके माध्यम से हम सरकार में बैठे तो इनके बारे में नहीं विचार करेंगे तो किसका। भले ही मामले को जल्द निपटाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई सवालों के जवाब देने होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये कि किसानों की बातें सीएम साहब के कानों तक पहुंचने में 2 हफ्ते क्यों लग गए। अब तो केंद्र ने भी इस मामले में दखल दे दिया है। सरकार ने NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो खंडवा के सांसद अरुण यादव के साथ इलाके का सोमवार को दौरा करें। अब इस मामले को लेकर कांग्रेस भी चाक चौबंद हो गई है। तभी तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मामले में ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि ये जो तरीका है सही नहीं है। सरकार को चेताने के लिए हम लोग हैं, चेताएंगे, वो अपना सत्याग्रह समाप्त। भोपाल में आंदोलनकारियों के समर्थन में रैली निकाली गई। बस इन किसानों की बेबसी को देखकर यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द इनकी मुश्किलें और परेशानियों से इन्हें छुटकारा मिले। भोपाल से दीप्ति, दिल्ली से राहुल सिंह, हरदा से लोमेश गौड़ और जय नागदा के साथ मनीष अवस्थी, खंडवा, आज तक। शिवराज सिंह चौहान के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गए जरूर, मिले जरूर, लेकिन वो भी ये कहते हैं कि टेबल पर बैठकर बात होगी, पानी में नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसकी और जानकारी हम आपको आज तक पर देते रहेंगे। और अब बात फिजा की। फिजा को जहर ने मारा।
अनुराधा बाली उर्फ फिजा की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। विस्रा रिपोर्ट उसकी आ चुकी है और विस्रा रिपोर्ट में ये पाया गया है कि फिजा की मौत जहर से हुई है। फिजा जिसकी जिंदगी की तरह उसकी मौत भी एक पहेली बन गई है। अब उसमें एक खुलासा हुआ है। फिजा की विस्रा रिपोर्ट में इस खुलासे से पूरे मामले में एक नया मोड़ आ चुका है, एक नया पेच फंस गया है। विस्रा रिपोर्ट के अनुसार फिजा की मौत जहर से हुई है, मौत की वजह जहर है और वह जहर फिजा के पेट में मिला है। हालांकि इस खुलासे के बाद भी यह सवाल सिर उठाए हुए है कि फिजा की हत्या हुई थी या फिर उसने आत्महत्या की। इन तस्वीरों की तरह फिजा का हर पहलू अपने आप में एक कहानी है, लेकिन इस खूबसूरत फिजा को मिली एक भयानक मौत, ऐसी मौत जो महीने भर बाद भी बनी हुई है पहेली। हर जांच रिपोर्ट के बाद फिजा की मौत का रहस्य और गहराता जा रहा है। फिजा की विस्रा रिपोर्ट में नया खुलासा, फिजा के पेट में मिला सल्फास जैसा जहर, फिजा के पेट में अल्कोहल की मात्रा मिली। विस्रा रिपोर्ट के बाद और उलझी गुत्थी, एक मौत और हजार पेच। पेशे से वकील अनुराधा बाली और फिजा की मौत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, क्योंकि पुलिस की थ्योरी पर पूरी तरह सटीक नहीं बैठी है फिजा की विस्रा रिपोर्ट। फिजा की विस्रा रिपोर्ट के मुताबिक फिजा के पेट में सल्फास जैसा जहर मिलने की पुष्टि हुई है, यानी फिजा की मौत जहर से हुई है। इसके साथ ही फिजा के पेट में अल्कोहल की भी मात्रा मिली है, यानी मौत से पहले फिजा ने शराब पी थी। जो हमने पोस्टमार्टम किया है उसके विषय हमने सील करके जो भेजे हैं उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो एज पर द रिपोर्ट्स इसमें पॉइजनिंग डिटेक्ट हुई है, तो चांसेस है कि पॉइजनिंग से डेथ हुई इसकी। विस्रा रिपोर्ट जो हमें रिसीव हुई है उसमें एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जिसे सेल्फॉस कहते हैं वो डिटेक्ट हुई है वहां विस्रे में, और इथाइल अल्कोहल की कुछ मात्रा आई है उसमें। विस्रा रिपोर्ट से फिजा की मौत की पुरानी थ्योरी को धक्का लगा है, क्योंकि किसी को भी अंदेशा नहीं था कि 6 अगस्त को बेडरूम में मिली फिजा की लाश और सल्फास जैसे जहर के बीच कोई तालमेल हो सकता है। मौत के 3-4 दिन बाद मिली थी फिजा की लाश, जो इतनी खराब हो चुकी थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ नहीं निकला था, क्योंकि शुरुआती जांच के बाद पुलिस मान रही थी कि फिजा की हत्या की गई है। इसीलिए विस्रा रिपोर्ट के बाद फिजा की मौत पर अब नए सवाल खड़े हो गए हैं। क्या फिजा को जबरन जहर खिलाया गया? क्या फिजा को अनजाने में जहर दिया गया? आखिर किसने दिया फिजा को जहर? या फिर क्या फिजा ने खुदकुशी की है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि अनुराधा बाली और फिजा का गहरा ताल्लुक हरियाणा की सियासत से रहा है। हालांकि इस केस से जुड़े डॉक्टरों की माने तो विस्रा रिपोर्ट के बाद फिजा के खुदकुशी करने का अंदेशा ज्यादा है। ज्यादातर जो सेल्फोस की पॉइजनिंग होती है ज्यादातर ये सुसाइडल ही होती है बेसिकली। एक्सपर्ट के मुताबिक विस्रा रिपोर्ट से इस मामले को सुलझाने में मदद मिल सकती है, क्योंकि अंधेरे में तीर मार रही पुलिस को अब जहर वाले एंगल पर जांच करनी है। हालांकि मोहाली पुलिस का कहना है कि विस्रा रिपोर्ट अभी तक उसे नहीं मिली है। फिजा की मौत शुरू से ही एक बहुत बड़ा रहस्य बनी हुई थी। इसमें कई सारे राज भी खुले, लेकिन सबसे बड़ा राज आज खुला है कि फिजा के खाने में जहर था। लेकिन तमाम सवालात अभी भी बाकी हैं। मसलन ये जहर किसने दिया और क्यों दिया? क्या फिजा ने आत्महत्या की थी या फिर ये हत्या थी? लेकिन अब इन सारे सवालों का जवाब पुलिस को खोजना होगा और सबको बताना भी होगा। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। विस्रा रिपोर्ट के बाद फिजा की मौत की गुत्थी भले ही उलझ गई हो, लेकिन यह सच भी है कि मौके पर जो हालात थे उसे देखकर पुलिस को हत्या का अंदेशा ज्यादा है। अगस्त 2012 यही वो तारीख थी जब फिजा की मौत की खबर आई। मोहाली में फिजा के घर के बेडरूम में मिली उसकी लाश कई दिनों पुरानी थी। पुलिस ने पहली नजर में ही फिजा की आत्महत्या की थ्योरी को नकार दिया था, लेकिन फिजा के विस्रा रिपोर्ट ने इस थ्योरी को कमजोर कर दिया है। विस्रा रिपोर्ट से कमजोर हुई पुलिस थ्योरी। खुदकुशी या कत्ल के पेच में उलझी पुलिस। हालांकि विस्रा रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता कि फिजा ने ही सल्फास खाई थी, क्योंकि जहर तो जबरन भी खिलाया जा सकता है। पुलिस के शक की कई वजहें हैं। मौत की खबर मिलने के बाद जब पुलिस फिजा के घर पहुंची थी तो घर के सारे गेट खुले थे। पुलिस को मौके पर फिजा का कोई भी घरेलू नौकर नहीं मिला था। फिजा का कुक और ड्राइवर भी मोहाली पुलिस को मौके पर नहीं मिले थे। मौत के बाद पहुंचे पुलिस को फिजा के दोनों मोबाइल फोन स्विच ऑफ मिले। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक फिजा
मेन गेट से लेकर अंदर तक के सारे दरवाजे बंद करके रहती थी, इसीलिए पुलिस को फिजा की हत्या का शक ज्यादा है। फिजा के घर की तलाशी में पुलिस को 3 मोबाइल फोन मिले, जिनमें 1-2 नहीं बल्कि ढेरों रोमांटिक संदेश थे, जिन्हें भेजने वाले थे रसूखदार ताकतवर लोग। तुम बेहद खूबसूरत हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये मैसेज फिजा मोहम्मद उर्फ अनुराधा बाली के एक मोबाइल के मैसेज बॉक्स से मिला था। जाहिर है कोई है जो फिजा के हुस्न पर रीझ गया था और उनसे नजदीकियां बढ़ाना चाहता था। इस बीच फिजा के कुछ दोस्तों ने पुलिस को बताया था कि फिजा को किसी से जान का खतरा था। पुलिस को उस शख्स पर शक है जिसे फिजा ने जान का खतरा बताया था। ऐसे में पुलिस के सामने हत्या की कई वजह हैं, लेकिन बिसरा रिपोर्ट की थ्योरी भी कमजोर नहीं है। और अब बात भारत और पाकिस्तान की। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में आई खटास को दूर करने की दिशा में एक नई पहल हुई है और 30 साल बाद दोनों देश वीजा नियमों में ढील देने पर राजी हुए हैं। इस्लामाबाद में जब विदेश मंत्री एसएम कृष्णा और पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार की मुलाकात हुई तो दोनों देशों के बीच संबंधों में तल्खी कम करने की कोशिश साफ नजर आई। दोनों देशों ने इस दिशा में पहला सबसे बड़ा कदम उठाया वीजा नियमों को आसान बनाने का। The important agreement that he signed was that of the visa agreement together with the Interior Minister. And this is the first step towards easing out the travel restrictions between the two people. I'm calling it the first step because I don't think, like many of you over here, that this is enough. But I am not going to underestimate the importance of how big a first step this is in normalization of relations with our neighbor. पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने इस फैसले को ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इससे दोनों देशों के बीच संबंध और बेहतर होंगे। दोनों मुल्कों के बीच जिन समझौतों पर मुहर लगाई गई उनमें वीजा नियमों में ढील दिए जाने पर रजामंदी बनी है ताकि सरहद पार आने जाने में लोगों को ज्यादा सहूलियत हो सके। पहली बार समझौते में समूह टूरिज्म पर मुहर लगाई गई है ताकि एक साथ लोग दोनों मुल्कों के बीच आ जा सके। इसके साथ ही करार में कारोबारियों की आवाजाही को खास तरजीह दी गई है। समझौते में ये तय हुआ है कि कारोबारियों को वीजा में ऐसी सहूलियत मिले ताकि वो 1 साल तक कई शहरों में आ जा सके। इसके साथ ही बड़े कारोबारियों को पुलिस को रिपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों मुल्कों के बीच 12 साल से कम उम्र बच्चों और 65 साल से ऊपर आयु वाले बुजुर्गों के लिए वीजा ऑन अराइवल पर भी मुहर लगाई गई है। इसके साथ ही उन्हें दूसरे मुल्क पहुंचने पर पुलिस को रिपोर्ट करने से भी छूट मिल गई है। पाकिस्तान के साथ बातचीत में भारत ने एक बार फिर आतंकवाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। विदेश मंत्री एसएम कृष्णा के मुताबिक पाकिस्तान ने भरोसा दिलाया है कि वो मुंबई हमले के गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। Pakistan side reiterated its commitment to bring all perpetrators of the Mumbai terror attacks to justice expeditiously in accordance with due process of law. दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की ज्वाइंट पीसी में जहां हिना रब्बानी खार पूरी तरह हावी रही, वहीं कृष्णा कई बार अपनी ही बातों में उलझते दिखे। इस्लामाबाद से ऋतुल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।